Hello dear students, welcome to your favorite math channel KD the Math Tuber. Today we will talk about Air Force X Group Paper 2012. देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सीरीज स्टार्ट की गई है एयरफोर्स नेवी एनडीए आईआईटी के लिए, तो उसका ये आज सेकंड वीडियो है। कल मैंने 2011 का वीडियो बनाया था और बाकी सभी पेपर के सॉल्यूशंस भी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके सारे प्रीवियस पेपर्स को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर फिर से 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2012 के आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? ये चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो गूगल से, यूट्यूब एंड विकीपीडिया सबसे मोस्टली मैंने प्रोबेबिलिटी कोशिश करी है कि आपको एग्जैक्ट पेपर देखने को मिले। फिर भी एक आध क्वेश्चन अगर डिफ़र हो तो उसमें आप कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखें। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए तो सामने देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर स्टूडेंट अपना क्वेश्चन है y = 5x + 8 का स्लोप पूछा है। स्लोप आप जानते हो ढाल या प्रवणता को कहते हैं। तो इसके लिए बच्चों ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, dy/dx निकालना होता है। तो आप 5x + 8 का dy/dx करोगे तो x का कोफिशिएंट ये तो 5 है तो यही आएगा, x तो 1 हो गया, 8 0। तो dy/dx जो होता है स्टूडेंट उसी को m ढाल या स्लोप या प्रवणता, क्लियर, ये सब एक ही चीज़ के नाम है। इसको ये आपकी वैल्यू आ गई 5, यानी बी ऑप्शन हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक खंभे की परछाई खंभे की लंबाई के समान है तो उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए जैसे कि मान लो ये आपका कोई पिलर है, खंभा है। चलिए ABC ले लेते हैं इसको। अब ये कह रहा है इसकी परछाई इसकी लंबाई के समान है, यानी परछाई भी h है और ये इसकी लंबाई भी h है। थीटा पूछा है, थीटा एलिवेशन एंगल कहते हैं बेटा उन्नयन कोण को। तो tan थीटा इक्वल आप जानते हो h/h हो जाएगा, जो कि 1 हो गया। और 1 tan में आपको पता है किसकी वैल्यू है बेटा, 45 की वैल्यू है। क्लियर? सारे स्टूडेंट ट्रिक्स को ध्यान से समझते रहें। वैसे तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। देखिए x = t² एंड y = tq। अब ये कह रहा है d2y/dx² की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ dx dt करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2t। यहाँ dy/dt करेंगे तो ये आपका t³ का हो जाएगा 3t²। अब यहाँ अगर मैं dy/dx निकालूँ स्टूडेंट तो dx dt का डिवाइड इसमें होगा। तो 2t का भाग जब मैं 3t² में दूंगा तो ये आपका 3t/2 हो गया। क्लियर? ये वैल्यू किसकी आ गई, dy/dx की। यहाँ dx dt को ध्यान से देखना, इसका भी रोल बाद में आएगा। अब वो कह रहा मुझे चाहिए d2y/dx², यानी डबल। तो इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो dy/dx का करोगे तो कैसे, ddx ऑफ dy/dx। यहाँ बेटा 3/2 बाहर और यहाँ ddx किसका, t का। क्लियर? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। ddx ऑफ dy/dx को स्टूडेंट हम लिखते हैं d2y/dx² और 3/2 इंटू, अब ये देखो dt/dx की वैल्यू यहाँ से आएगी। dx dt की कितनी है, 2t। तो dt/dx की इसका इन्वर्स हो जाएगी, यानी 1/2t। तो आप देख सकते हो 3/2 इंटू 2 4t हो रहा है। और ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया स्टूडेंट। क्लियर? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या है, देखिए एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अनिश्चित समाकलन का क्वेश्चन है बेटा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या रहेगा। देखिए सारे क्वेश्चन ट्रिक से करा रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ आप एक काम करो बेटा, आप इसमें cos³ से तो डिवाइड कर दो और cos³ का इंटू कर दो। तो cos³ का इंटू करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos की पावर 4। अब ये cos की पावर 4 को बाहर लाएंगे तो cos² हो जाएगा। 1/cos² को हम क्या लिख सकते हैं, sec²x। ठीक है? और अपॉन में यहाँ sin/cos क्या हो गया, tan³x। अब आपको पता है बच्चों कि tan x को अगर मैं t ले लूँ तो इसका डिफरेंशिएशन sec² dx = dt होता है। चलिए ये सब्स्टिट्यूशन कर दो तो sec² dx की जगह क्या आ गया, dt आ गया। और अपॉन में बच्चों क्या आ रहा है, t³ आ रहा है। ठीक है?
1/t³ हो रहा है। अब यहाँ देखते जाना ध्यान से, ये आप देख सकते हो कि t की पावर कितनी है 3 और ये रूट को 1/2 कहते हैं, तो ये ऊपर जाएगा तो t की पावर -3/2 होगा। अब इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आप जानते हो इंटीग्रेशन में एक पावर ऐड होती है, तो -3/2 में 1 ऐड करोगे -1/2 और वही पावर नीचे आती है। ठीक, तो 2 ऊपर जाएगा और t की पावर क्योंकि माइनस की है तो ये नीचे आ जाएगा, तो -2 अपॉन और 1/2 है तो इसे रूट में भी लिख सकते हैं। और t की वैल्यू बेटा क्या मानी थी आपने यहाँ पर 10x। सारे क्वेश्चंस का बाद में रिवीजन करें, अपने आप भी आप इजीली कर सकते हैं। चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो बच्चों, इस बार क्या है कि अपने को इस टाइप का क्वेश्चन दिया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा एक ट्रिक याद रखना कि e की पावर ax sin bx इस तरीके का इंटीग्रेशन कभी भी आ जाए तो इसका फॉर्मूला होता है e की पावर ax अपॉन a² प्लस b² इंटू a sin bx माइनस b cos bx। ठीक, ये फॉर्मूला याद रखना। अब बच्चों यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है माइनस, तो a तो हो गई -1 और साइन का कोफिशिएंट यहाँ x का कुछ नहीं है तो ये b हो गई 1। अब ये a और b आप इसमें रख दो, है ना, इसमें रख दो बेटा। चलिए क्या होगा बताइए, a और b रख के तो e की पावर a तो -1 है, यहाँ 1 + 1 2 हो गया, अंदर a की जगह -1 है और आपका ये -sin x और -cos x हो जाएगा। लेकिन अपने को केवल इतने से ही नहीं मतलब है बेटा, अपने को ये लिमिट भी लगानी है। लिमिट क्या है, -π/4 से π/4। तो चलिए लिमिट देखना, लिमिट कैसे लगेगी बेटा, -π/4 से +π/4। अब कई स्टूडेंट क्या है फॉर्मूला भी अगर उन्हें बता दो तो लिमिट रखने में गलती कर देते हैं। अभी भी देखो लिमिट की भी कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से समझने की होती है। चलो π/4 रखो पहले, e की पावर -π/4 अपॉन 2 हो गया। यहाँ देखो sin π/4 होता है आपका 1/√2 और 1/√2 ये, तो ये माइनस का हो गया 2/√2। क्या हो गया बेटा, माइनस का 2/√2 और √2 से 2 काटोगे तो √2 बार ही आएगा, ये आ गया। बीच में आप क्या लेते हो माइनस, अब ये लगेगा -π/4। चलिए -π/4 लगाएंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का π/4 बेटा। यहाँ देखिए माइनस माइनस तो कैंसिल हो गई। ठीक, आप जानते हो साइन माइनस को नहीं खाता तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन π/4 हो गया बेटा 1/√2। लेकिन जब मैं ये -π/4 कॉस में रखूँगा तो कॉस माइनस को खा जाएगा, यानी ये माइनस लगी रहेगी, ये 1/√2, तो ये कैंसिल होकर 0 हो गया बच्चों। ठीक है, ये 0 हो गया। चलिए अब ये माइनस का √2/2 और e की पावर -π/4। आंसर बता दो बच्चों कौन सा होगा, पहला ऑप्शन होगा, है ना, पहला। चलिए बिना टाइम वेस्ट की सीधे नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वैसा पूछ रहा है, ये एक इक्वेशन ऑफ सर्किल है, यानी वृत्त का समीकरण है, और इसकी पूछी है बेटा त्रिज्या यानी रेडियस पूछी है ना, रेडियस। तो सबसे पहले आप इसकी कंपैरिजन किससे करेंगे, x² + y² + 2gx + 2f/y + c = 0 से करेंगे। तो यहाँ g कितना हो जाएगा बताइए, 2 से ये आपका कट के 2, f ये 2 का 3 में, c इक्वल हो गया आपका 4, ये हो गया GFC। ठीक है, GFC। तो यहाँ चलिए रेडियस निकालते हैं, ये आपका हो जाएगा √g² + f² - c। तो g कितना है बेटा 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, f 3 का 9 हो गया, c आपका 4 हो गया, 4 कैंसिल, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया। आपका ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए बिल्कुल आराम से कर सकते हो। ये जो मैंने लिखा है ये क्या होता है बेटा, आप सभी जानते हो, इसको कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, यानी वृत्त का व्यापक समीकरण, यही होता है ना। हाँ चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, क्या है कि जमीन से किसी बिंदु का स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए
यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ चलिए डायग्राम यहाँ देख लेते हैं। जैसे ये है आपका कोई स्तंभ पिलर, यहाँ पर कोई पॉइंट है ज़मीन पे, है ना। ये जैसे मान लो पिलर मैंने ए बी मान लिया, तो ये सी है। जब अपन सी से यहाँ देखते हैं बच्चों, तो वो कह रहा है 30 डिग्री आ रहा है। अब ये कह रहा है इस बिंदु से 50 मीटर दूर, यानी यहाँ से 50 मीटर दूर जब हम आगे चल के देखते हैं, तो यहाँ से जब अपन इसको देखते हैं तो वो कह रहा है एंगल बन रहा है 60। तो एक रहा स्तंभ के पाद से पहले बिंदु की दूरी ज्ञात करो। स्तंभ के पाद यानी यहाँ से, ठीक है, स्तंभ के पाद से पहले बिंदु की दूरी ज्ञात करो, यानी आपको ज्ञात करनी है बी से डी की दूरी। क्लियर, देखते चलिए पहले बी से डी की निकालते हैं। एक्स मान ली, और यहाँ आपको हाइट दी नहीं है बच्चों, हाइट दी नहीं है, तो हाइट अपन ने मान ली कितनी, एच। हाइट कितनी मान ली, एच। क्लियर, अब थोड़ा दिमाग लगाना, क्वेश्चन किस तरह होगा। देखिए एक्स की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले छोटे ट्रायंगल में चलो, ए डी बी में, तो ए डी बी में आप देख सकते हो tan 60 इक्वल हो रहा है एच अपॉन एक्स। तो यहाँ से हो गया एच इक्वल एक्स और tan 60 हो गया √3। क्वेश्चन ये बन हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब आप चलिए बेटा ट्रायंगल ए सी बी में, ट्रायंगल ए सी बी में आप देख सकते हो कि tan 30 इक्वल एच अपॉन ये पूरा आएगा, ये 50 प्लस एक्स आएगा, है ना। ये चलिए tan 30 की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/√3 इक्वल एच अपॉन 50 प्लस एक्स। ठीक है, ये आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। अब यहाँ √3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो रहा है 50 प्लस एक्स इक्वल एच। एच कितना है बेटा, एक्स √3 और ये √3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3x। तो यहाँ x इधर मैं माइनस करूँगा, तो बच्चों 2x इक्वल हो जाएगा 50, यानी x इक्वल हो गया 25। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 25 आई। अब वो पूछ रहा था स्तंभ के पाद से पहले बिंदु की दूरी, तो पहला बिंदु कौन था, सी। पहले आपने यहीं से तो देखा था। तो अगर सी से बी तक की हम डिस्टेंस निकालें बेटा, तो 50 ये और 25 ये, तो ये आपकी हो गई 75 मीटर, यानी आपका ऑप्शन आ गया बी। क्लियर स्टूडेंट, तो ईजिली आप कर सकते हो, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात है नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है देखिए। यदि ए एक समकोणीय मैट्रिक्स है, समकोणीय मैट्रिक्स वही क्या होता है, देखिए कभी भी बच्चों समकोणिक आ जाए, समकोणिक मैट्रिक्स या आयतिक मैट्रिक्स आ जाए या लांबिक मैट्रिक्स आ जाए, ये तीनों एक ही चीज़ होती हैं। इंग्लिश में इनको कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये होती है बेटा कि ए इन्वर्स जो होता है वो हमेशा आपका ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है ना। तो आपका यहाँ पर ए इन्वर्स की वैल्यू पूछी है, तो वो आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ देखो पहला ऑप्शन एक ए भी दे रहा था, यहाँ हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर ए इन्वर्स ए के इक्वल हो, ए इन्वर्स ए के इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को अंतर्वलनी कहते हैं। कभी ऐसे पूछे तो आप बता देना, अंतर्वलनी आप भी कहते हैं, जिसको अपन कहते हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ ये समझने की चीज़ है। कभी ए स्क्वायर इक्वल ए आ जाए बच्चों, यहाँ तो है नहीं खैर, लेकिन बाई चांस आ जाए, तो इसको कहते हैं वर्ग सम आव्यूह, यानी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक, इस तरीके से। चलिए खैर ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। 9 क्या है देखिए, बी इक्वल दिया है 3 2 1 4, 2a प्लस बी की ये वैल्यू दी है, मैट्रिक्स ए पूछा है ये। चलिए देखते हैं 2 इंटू ए, 2a प्लस बी की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, ये रही 3 2 1 4 इक्वल में चल रहा 1 0 -3 2। ठीक है, 2a इक्वल, ये आप उधर ले जाओगे माइनस का होगा, तो 1 में से 3 गया -2, 0 में से 2 गया -2, -3 ये 1 उधर जाके माइनस हो गया -4, 2 में से 4 गया -2, 2 से ये डिवाइड कर दो बच्चों,
तो ए इक्वल आपका क्या हो जाएगा, इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं। ऐसे क्वेश्चंस को तो आप जानते ही हो बिल्कुल ईजिली सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। देखो बेटा आप देख रहे हो बिना टाइम वेस्ट किए अपन जल्दी से जल्दी चल रहे हैं। आपने कई चैनल बच्चों देखे होंगे जिसमें क्वेश्चन तो पूरे वीडियो में वो 5 कराएंगे लेकिन नाटक इतने करेंगे और उस वीडियो को 30 मिनट का बना देते हैं। यानी बच्चे को क्वेश्चन तो 5 सीखने को मिले लेकिन वो नाटक में उसका 30 मिनट खराब हो गया। यहाँ आप देखोगे मैं जो है बिल्कुल विद इन टाइम आपके पूरे 25 क्वेश्चन क्लियर करा रहा हूँ। नई नई ट्रिक्स हैं। आगे देखते हैं। ये कह रहा है युगपत समीकरण है 3x + 5y = 7, 6x + 10y = 18। तो इसमें ये कह रहा है इनमें से कौन सा चाहिए। देखिए कोई हल नहीं बेटा तब आता है जब a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल हो लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं हो। ये हमेशा ध्यान रखना। अनंत हल इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ये बच्चों तब आता है जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल हो। अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन ये तब आता है बच्चों जब a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं हो। क्लियर। परिमित हल इसकी कोई कंडीशन नहीं होती है तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं। ये तो पहले ही समझ जाओ, ये तो बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं कि पहले वैल्यू क्या क्या दे रखी है। देखो पहले इक्वेशन से तो a1 कितना है 3, b1 5, c1 7। दूसरे इक्वेशन से अगर देखें तो a2 6, b2 10 और c2 18। अब यहाँ पहले मैं a1/a2 निकाल रहा हूँ तो a1/a2 3/6 होगा बच्चों। ये आपका कैंसिल हो के 1/2 हो गया। अब b1/b2 निकालो तो b1 कितना है 5, b2 10, 5 से 10 आपका 1/2 हो गया। c1/c2, c1 कितना है 7 और c2 है 18। अब आप देख सकते हो a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है लेकिन ये c1/c2 इक्वल नहीं है। यानी पहला वाला ऑप्शन आएगा कोई हल नहीं। ठीक, ये कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है। चलते हैं सीधे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक टेबल है सारणी टेबल, माध्य को क्या कहते हैं बेटा मीन। ठीक, किससे डिनोट करते हैं एक्स बार से। माध्यिका को बेटा मीडियन कहते हैं, किससे डिनोट करते हैं एम से। बहुलक पूछा है जिसे मोड कहते हैं, जेड से व्यक्त करते हैं। तो जेड यानी बहुलक का फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना 3m - 2x बार होता है। ये फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो 3 × m कितना है बेटा माध्यिका 6, 2 × x बार कितना है माध्य 5। तो 3 का 6 में 18, 18 - 2 पंजे 10 यानी 8 हो गया। ठीक बच्चों, ये आपका हो गया 18 - 10 यानी 8। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ध्यान से सीखना। 12 में क्या है बच्चों, देखो किसी बिंदु की दीर्घवृत्त इतने से ध्रुवों से दूरियों का योग पूछा है। देखो बच्चों तो ये बेटा ध्रुवों से दूरियों का योग पूछा है। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे आपको पता है कि x² / a² + y² / b² = 1, ये दीर्घवृत्त का मानक समीकरण होता है। अगर मैं इससे कंपैरिजन कराऊं तो a तो 4 हो रहा है और b बच्चों 3 हो रहा है। यहाँ पे ये देखो बड़ा कौन है, a बड़ा है। इसका मतलब सीधा है कि ये जो है ये एलिप्स आपका इस तरीके का है। तो यहाँ a 4 है, इसका मतलब 4 इधर हो गई और 4 ही इधर हो गई है ना। यानी इसका जो मेजर एक्सिस है जिसे दीर्घाक्ष कहते हैं, उस दीर्घाक्ष की लंबाई क्या होगी बेटा, यानी 8 हो गई। और ये हमेशा ध्यान रखना किसी भी बिंदु की ध्रुवों से दूरियों का योग हमेशा दीर्घाक्षीय लंबाई के बराबर होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये पॉइंट ध्यान में रखने का है कि ध्रुवों से दूरियों का योग हमेशा दीर्घाक्ष की लंबाई के बराबर होगा। ठीक बच्चों, चलते हैं सीधे नेक्स्ट पर। ये बेटा आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलज के अनुप्रयोग वाला क्वेश्चन आ गया है ना। अवकलन के अनुप्रयोग, तो इसमें कैसे करते हैं क्या होता है देखिए, यहाँ ध्यान से समझना।
ये कह रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल ये, तो इसमें वर्धमान ह्रासमान पूछा है, इंटरवल भी दिए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता ही है एफ डैश एक्स निकालते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2 का 3 में 6x प्लस एक्स का ये हो गया 6, एफ डैश एक्स हो गया ये। अब आप जानते हो बच्चों यहाँ 6 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो रहा है x प्लस 1। अब आप जानते हो कि अगर मैं इसकी 0 से कंपैरिजन कराऊं बच्चों तो x इक्वल -1 होगा, यानी यहाँ पे अगर देखें माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, बीच में ये 0 कहाँ पे हो रहा है -1 पे। तो यहाँ पे 2 इंटरवल में इसको चेक करेंगे, एक तो माइनस इन्फिनिटी से -1 में और एक चेक करेंगे -1 से इन्फिनिटी में। अब वो देखते हैं कि -1 से माइनस इन्फिनिटी, देखिए -1 से माइनस इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू ले लो, जैसे -2 ले ली। अब और ऐसे ही -1 से बड़ी कोई वैल्यू ले लो, जैसे मान लो +2 ले ली। तो -2 अगर मैं यहाँ रखूँ इस एफ डैश एक्स में, तो एफ डैश ऑफ -2 इक्वल माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस के 6 हो रहे हैं। ठीक, माइनस इस इंटरवल में माइनस आने का मतलब है कि इस इंटरवल में ये फंक्शन ह्रासमान होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक बेटा, अब यहाँ x इक्वल टू का मतलब है कि जब मैं इसमें x की वैल्यू 2 रखूँगा बच्चों, तो यहाँ 6 इंटू 2 प्लस 1 3, यानी पॉजिटिव आएगा। यहाँ क्या आएगा इससे मतलब नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है। तो इस इंटरवल में ये होगा वर्धमान। अब आप देख लो कौन सा सही आ रहा है, यानी माइनस इन्फिनिटी -1 में ह्रासमान कौन सा ऑप्शन है, डी। बाकी कोई मैं ऑप्शन नहीं कर रहा बच्चों। तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। आगे चलते हैं ध्यान से, देखो बच्चों 3 + 4 आयोटा का वर्गमूल। कभी भी आपको a + b आयोटा का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट पूछा हो तो यहाँ फॉर्मूला होता है बेटा प्लस माइनस रूट mod z प्लस a/2 प्लस आयोटा रूट mod z माइनस a/2। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस, ये देखो रूट में mod z कितना है आपका, mod z यहाँ से निकालेंगे। mod z बच्चों होता है √a² प्लस b²। तो ये कितना है 3 का स्क्वायर 9, b 16, ये आपका 25 का 5 हो गया। चलिए ले आओ यहाँ 5 प्लस a कितना है, a यहाँ पर ये है 3 और b बच्चों कितना है ये रहा 4। चलो यहाँ तो a की ज़रूरत है, तो a कितना है 3 आयोटा रूट mod z माइनस ये 5 - 3/2 हो गया। यहाँ हो गया प्लस माइनस 5 + 3 8 का हाफ हो गया 4 का रूट हो गया 2 और 5 में से 3 गया 2/2 यानी 1 का आयोटा में आयोटा हो गया। तो प्लस माइनस हो गया 2 प्लस आयोटा, यानी ये आपका ऑप्शन और तो कोई मैच कर नहीं रहा है, ए ऑप्शन हो गया 2 प्लस आयोटा। सही है बेटा। देखो हर कंपटीशन में चाहे आप कोई सा भी पेपर देख लेना, स्क्वायर रूट जरूर निकालने को आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो हमेशा ये फॉर्मूला आप याद रखना और यहाँ ये ध्यान रखना बीच में अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ भी आयोटा के साथ बीच में माइनस लगा देना। चलिए सीधे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये कह रहा है ये एक मैट्रिक्स है जो कि सममित है। सममित यानी ट्रांसपोज है, तो x की वैल्यू पूछी है। देखिए सममित का मतलब होता है कि जो a है a की वैल्यू a के ट्रांसपोज के इक्वल होती है, यानी अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो ये इसके इक्वल होगा। चलो कैसे करेंगे ट्रांसपोज, रो को कॉलम में, रो को किस में लिख दिया कॉलम में, ऐसी सेकंड रो को बच्चों सेकंड कॉलम में लिख दिया है ना। अब इनकी कंपैरिजन करा लो, तो x + 2 की कंपैरिजन देखो किससे हो रही है, ये हो रही है बच्चों 2x - 3 से हो रही है। तो यहाँ 2x इधर आके x में से माइनस होगा, तो x में से 2x गया -x, 2 उधर जाएगा माइनस का, तो -3 और -2 -5। तो आप देख सकते हो माइनस से माइनस कैंसिल होके x इक्वल कितना हो गया बच्चों 5 हो गया। ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों, डी ऑप्शन हो गया है ना। बिल्कुल आसान काम है, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों ये कह रहा है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 40 है, यानी माध्य जिसको x बार कहते हैं यह है 40, मानक विचलन है 8, मानक विचलन कहते हैं सिग्मा को, यह 8,
तो बेटा विचरण गुणांक पूछा, विचरण गुणांक को CV कहते हैं। CV की फुल फॉर्म होती है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, यानी विचरण गुणांक। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, और क्योंकि इसमें 100 से इंटू हो रहा है तो हमेशा इसका आंसर परसेंट में आता है। तो सिग्मा कितना है, सिग्मा आप देख रहे हो 8 है इंटू 100, एक्स बार 40 है। ठीक, तो ये आपका 8 से गया 5, 5 से गया 20, तो ये आपका 20% हो गया, 20% हो गया, है ना। ये बिल्कुल आसान है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब मान लो एंड टाइम पे आप फॉर्मूला भूल गए तो फिर इजी क्वेश्चन भी हार्ड हो जाएगा, उसमें क्या है ना। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा के किस मान के लिए रेखाएं ये और ये समांतर हैं। देखो समांतर की क्या कंडीशन होती है, पहले मैं इसमें से A1 B1 लूँगा, तो A1 हो गया 1, B1 हो गया 2 और C1 हो गया -9। ऐसे ही यहाँ से A2 हो गया K, B2 हो गया 4, C2 5। और अगर कोई दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उसका हमेशा फॉर्मूला होता है कि A1 अपॉन A2, A2 B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा बच्चों, A1 क्या है 1 और A2 क्या है यहाँ पर A2K, B1 क्या है B1 ये रहा 2 और B2 क्या है 4 और C1 क्या है बच्चों C1 ये रहा C1 -9, C2 यहाँ पर 5। ठीक है, अब इसमें तो देखो K की वैल्यू जब मैं इसकी और इसकी तुलना कराऊं तो K की वैल्यू मिलेगी नहीं। आपको वैल्यू पूछी है किसकी, K की, तो आप इस पहले और दूसरे टर्म की कंपैरिजन करा लो। 1 अपॉन K की किससे करा रहे हो, 2/4 से। तो चलिए 2 से तो आपका ये 1/2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही K की वैल्यू 2 आ गई। पहला ऑप्शन है बच्चों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ गया। देखो फुटबॉल की एक प्रतियोगिता में 153 मैच खेले गए। यदि प्रत्येक टीम ने दूसरी टीम के साथ एक एक मैच खेला हो तब कितनी टीमों ने भाग लिया, कितनी टीमों ने भाग लिया। तो देखो इसमें होता क्या है बच्चों, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो इसका ट्रिक होता है कि जो भी आपकी मैचों की संख्या है वो किसके इक्वल हो जाएगी, NC2 के, यानी n इंटू n -1/2 के। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, देखो 2 का इंटू हो रहा है 306, n का अंदर n² -n। ठीक बच्चों, ये अब ये देख लो ऑप्शन कौन सा सेट हो रहा है। देखो 15 तो होगा नहीं, क्योंकि 15 के स्क्वायर में से 15 माइनस करोगे तो 306 नहीं आएगा। 17 भी नहीं होगा। 18 हो सकता है, 18 का स्क्वायर होता है 324 और उसमें से 18 जाएगा तो कितना आ रहा है 306। तो आप देख रहे हो सब्स्टिट्यूशन से भी आप आसानी से निकाल सकते हो। आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ बच्चों कह रहा है sin 1 डिग्री ग्रेटर देन sin 1। आप कहोगे इसमें डिग्री लगा है, इसमें तो कुछ लगा नहीं, इसका क्या मतलब है। देखिए बच्चों sin 1 जो होता है जब इस पर कोई यूनिट नहीं लगी होती है तो उसका मतलब होता है 1 रेडियन। क्या होता है 1 रेडियन। और हमेशा ध्यान रखना जो 1 रेडियन होता है बच्चों, 1 रेडियन होता है वो अप्रॉक्सीमेट आपका 57 डिग्री के इक्वल होता है। क्लियर, 57 डिग्री। तो आप जानते हो साइन का आपने ग्राफ देखा होगा, ये देखिए यही है साइन का ग्राफ। जैसे यहाँ 0 है, यहाँ आपका 90 है, तो यहाँ लगभग 57 का आएगा, लगभग यहाँ आएगा बीच में। तो आप देख रहे हो कि साइन जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री कहाँ आएगा, लगभग यहाँ आएगा। तो 1 डिग्री की वैल्यू कम आ रही है जबकि 57 डिग्री की वैल्यू ज़्यादा है ना। तो इसका मतलब सीधा हुआ कि जो साइन 1 डिग्री है वो साइन 57 डिग्री से कम होगा। तो यहाँ बताइए बच्चों ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बताओ बच्चों, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है साइन 1 डिग्री साइन 1 से कम होगा। 1 का मतलब यहाँ किससे है, 57 डिग्री से है। ठीक, इजीली ग्राफ से कर सकते हो। नेक्स्ट, एक बहुभुज में, बहुभुज किसको कहते हैं बच्चों, पॉलीगन को कहते हैं।
44 विकर्ण तो भुजाएं कितनी होंगी? आप यहाँ देखिए विकर्ण यानी डायगोनल 44 दे रखे हैं बेटा। विकर्ण का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2। अब इससे भुजाएं n निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई n का अंदर, एन स्क्वायर माइनस 3n इक्वल 88। ये 88 इधर आ जाएगा माइनस का। आप इसके फैक्टर करेंगे तो बच्चों इसके फैक्टर आप करोगे 11 और 8 आ रहा है तो ये आपके फैक्टर हो गए। फैक्टर इजीली कर सकते हो। उधर ले जाएंगे तो 11 और माइनस 8, भुजाएं माइनस में तो हो नहीं सकती, तो क्या आंसर आ जाएगा? 11 आ जाएगा। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन सामने है। ओमेगा दे रखा है। ओमेगा के बारे में आपको पता ही है बच्चों कि ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1 होता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो a इंटू ओमेगा 6, तो ये ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब है यानी 1 इंटू 1 है। b ओमेगा 4 को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब तो 1 हो गया और ये इंटू में ओमेगा, प्लस में क्या है? c ओमेगा स्क्वायर अपॉन में b प्लस c। ओमेगा क्यूब को क्या लिखोगे? ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब तो 1 हो गया, ओमेगा बचेगा। a ओमेगा की पावर 8, तो ओमेगा की पावर 8 को भी क्या लिखेंगे? ओमेगा स्क्वायर। अब बच्चों आप देख रहे हो ऊपर से नीचे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। एक काम करो, यहाँ एक काम आप ये करो कि इसमें आप ओमेगा का जो है ऐसा करो, इसमें आप ओमेगा का तो दे दो भाग और ओमेगा का कर लो गुणा, और ओमेगा का गुणा आपको किस में करना है? ऊपर करना है, जिससे ऊपर और नीचे इक्वल हो जाए। चलो करो ओमेगा का ऊपर, ए ओमेगा ए ओमेगा स्क्वायर लाना है तो ओमेगा स्क्वायर का करो, ए ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा क्यूब सी ओमेगा 4 अपॉन में क्या चल रहा है? इसको सीधा करके लिख लो, ए ओमेगा स्क्वायर बी प्लस सी ओमेगा। यहाँ देखना बच्चों, 1 को आप जानते हो, 1 को मैं ओमेगा क्यूब लिख सकता हूँ, लिख सकते हो सर। चलिए ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो गई, ओमेगा 4 की ओमेगा होती है, अपॉन में क्या चल रहा है? ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा क्यूब ओमेगा आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो गया। क्लियर बेटा? सीधे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो 3 पासे फेंके जाते हैं और उन पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? आप जानते हो कि 3 पासे फेंके जाएंगे तो कुल स्थितियां 6 की पावर n से निकालोगे तो 216 आएंगी। अब वगैरह एक ही संख्या का मतलब है कि इस तरह के एलिमेंट आने चाहिए, जैसे 1 1 1, या तीनों पर मान लो 2 2 2 आए, या ऐसे ही तीनों पर 6 6। तो इस तरीके के चांस कितने होंगे बच्चों? इस तरीके के 6 होंगे। तो आपकी अनुकूल स्थितियां तो 6 हैं, कुल 216 हैं। तो प्रायिकता का बच्चों क्या फॉर्मूला होता है? अनुकूल अपॉन कुल। तो नंबर ऑफ ई अनुकूल कितनी है? 6। नंबर ऑफ एस कुल कितनी है बच्चों? कुल हैं 216। 6 से इसे काट दो तो आपका 1/36 हो जाएगा। ये आपका डी आ गया है ना ये। चलिए यहाँ देखते हैं इसमें क्या पोजीशन है। ये कह रहा है कि ये और ये अगर इक्वल हैं तो वैल्यू किसकी पूछी है बच्चों? आर की वैल्यू पूछी है, आर की। कैसे निकालेंगे आर की वैल्यू? देखते हैं। देखिए आपने ट्रिक पढ़ी होगी कि अगर एन सी एक्स इक्वल एन सी वाई हो तो बच्चों हमेशा x प्लस वाई इक्वल एन हो जाता है। ये पास्कल ट्रिक है। तो यहाँ क्या दे रहा है? ये शॉर्ट में लिखा है, ध्यान रहे। देखो एन सी आर कहीं लिखा है ना, इसको आप बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो, सी एन को मार, तो उसने ऐसे ही लिखा है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी यहाँ ऑप्शन हुआ 28C2R इक्वल 28C2R-4। ठीक, तो यहाँ इन दोनों का अगर मैं ऐड करूँ 2R और 2R-4 का, तो ये आपका जुड़ के कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो 2R और 2R क्या हो गया? 4R, ये 4 उधर गया, हो गया 32। 4 से 32 को कैंसिल कर दो, कितनी बार? 8 बार। तो R इक्वल 8 हो गया, बी ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। चलिए 24 चलते हैं। कौन सा? 24। हाँ,
24 देखना बच्चों, क्या कह रहा है, एक सर्किल दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है। अब ये कह रहा है ये पॉइंट कहाँ है, बाहर है, इस सर्किल के अंदर है, कि सीमा पर है, कि केंद्र पर है। देखो करना क्या होता है, ये पॉइंट इसमें रखो, अगर पॉजिटिव आएगा, अगर आपका पॉजिटिव आएगा, देखिए हमेशा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये पॉइंट आप इसमें रखो, पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब होता है कि ये बाहर है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो अंदर है, और अगर जीरो आएगी तो समझ जाना कि उसकी सीमा पर है। आप कहोगे केंद्र सर कैसे आएगा, केंद्र तो ऐसे आएगा कि भाई फिर इसकी अपन तुलना कराएंगे और इसका केंद्र निकालेंगे, तो अगर इसका केंद्र और ये सेम आ जाते हैं तो केंद्र हो जाएगा। चलिए खैर ये 1 2 पहले इसमें रखो, चलो 1 + 4 - 2 × 2 4 - 4। आप देख रहे हो 4 4 कैंसिल हो रहा, 1 आ रहा है जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मैंने क्या बताया था बेटा, पॉजिटिव का मतलब क्या बताया था कि पॉइंट जो है वो कहाँ है, बाहर है। बिल्कुल आसान काम है बच्चों, बिल्कुल आसान काम है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मूल बिंदु से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण ये है, तो इसकी किसी एक व्यास का समीकरण, ये 4 चीज़ दी हैं, ये पूछा है। देखिए ध्यान से, ये कोई ऐसे सर्किल का इक्वेशन दे रहा है जो मूल बिंदु से गुजर रहा है। मूल बिंदु से गुजरने का मतलब है कि इस तरीके की कंडीशन है, ये देखो ये मूल बिंदु से गुजर रहा है ना, तो इसमें व्यास का समीकरण पूछा है। आपको पता है कि जब ये वृत्त मूल बिंदु से गुजर रहा है तो 100% इसका व्यास भी मूल बिंदु से होके जरूर गुजरेगा, है ना। तो आप देख सकते हो कि चारों में कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब चारों उसने मूल बिंदु से गुजार दिए हैं, मूल बिंदु से गुजार दिए, तो इससे तो जांच हो नहीं सकती क्योंकि चारों में ही कांस्टेंट 0 है। चलिए कोई बात नहीं, अब आप ऐसा करो कि इसकी तुलना किससे करो, x² + y² + 2gx + 2f/c = 0 से, ठीक है। तो g इक्वल क्या हो गया, 2 से ये -3, f इक्वल हो गया 2 से 2 गया 1 और c 0। अब आप इसका ऐसा करो, केंद्र निकालो, तो केंद्र क्या होता है बेटा, -g - f। तो -g - f से आप सेंटर इसका निकालोगे तो 3, -1 हो गया। अब आप जानते हो कि व्यास जो होता है वो केंद्र से होकर जाता है, तो केंद्र व्यास को संतुष्ट करेगा। तो ये चारों ऑप्शन में रख के देखो कि किसको संतुष्ट कर रहा है। चलिए पहले कोई देख लेते हैं। जब मैं इसको इसमें रखूँगा तो आप देख रहे हो x की वैल्यू 3, y की -3, ये कैंसिल हो गए, 0 आ रहा है। इसका मतलब बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसने इसे ही संतुष्ट कर दिया, यानी व्यास पूछा था वो आपका ये हो गया। तो इस तरीके से ये था बच्चों आपका 2012 का पेपर क्लियर। बाकी पेपर्स को भी आप देखने के लिए, डाउनलोड करने के लिए प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट आपको कहीं ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप जब वीडियो में लोगों पर क्लिक करेंगे तो इंटरफेस खुलेगा, वहाँ अलग अलग प्लेलिस्ट दी हैं। वहाँ एक प्लेलिस्ट है एयरफोर्स प्रीवियस पेपर, और अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिले, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर है 70 730 46 561। इस पे आप मैसेज कर दें। मैसेज करोगे तो मैं आपको ये प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगा। क्लियर स्टूडेंट, सीए। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग, और कल फिर से मुलाकात होगी कितने बजे, 8। नेक्स्ट वीडियो एयरफोर्स का कल 8 बजे आएगा। और अगर बच्चों आपको 12th NCERT भी पढ़नी है जो कि कंपटीशन के लिए ज़रूरी होती है, आपको पता है, तो 12th NCERT का अपना रेगुलर वीडियो आता है 10:30 पर, उसको आप डेली देख सकते हैं। और अगर आपके कोई भाई बहन 10th NCERT में हैं, 10th के हैं 9 10th के, तो 10th का रेगुलर वीडियो बच्चा इवनिंग में 8 बजे आता है, इवनिंग में 8 बजे। क्लियर, डेली शाम को 8 बजे। तो ये आप जो है इन क्लासेस से अपडेट रहें। सभी क्लासेज के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट को सर्च करें, अलग अलग कंपटीशन की, अलग अलग क्लासेज की सभी सॉल्यूशंस वहाँ दी हुई हैं। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम, थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लीज़।
और अगर आपकी कोई कमेंट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।